चलो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझेंगे ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर chemistry textbook. And why it is important? To understand its importance, we need to understand the significance of this coordination compound. कहाँ डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम जो केमिकल रिएक्शंस हमारे डे टू डे लाइफ में होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचुरल केमिकल रिएक्शन में क्लोरोफिल आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और हमारी लाइफ के लिए एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो वो जो क्लोरोफिल है वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका? मैग्नीशियम का। क्लोरोफिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मैग्नीशियम का। वैसे अगर हम अपने ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है आयरन का। इसी तरह से विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कोबाल्ट का। तो ये तो बात होगी नेचर में जो वाइटल केमिकल रिएक्शंस हैं जहां कॉम्प्लेक्स आयंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बड़े सारे कैटालिस्ट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिसिन प्रोसेसिंग, मेडिसिन डेवलपमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा कि कितने सारी जो हमारी डे टू डे लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हमें पता होना चाहिए? तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपकी जो केमिस्ट्री का ये चैप्टर है वो डेडिकेट किया गया है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए। तो अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की हमने एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप कर ली कि इतनी सारी जगह पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या। तो इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एडिशनल कंपाउंड किसको बोलते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। वो तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है, +1 पढ़ लिया आपने, 9th 10th से आप कंपाउंड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि कंपाउंड क्या है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिल करके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसके कुछ अपने पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पानी एक कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? वो कंपाउंड बना रहे हैं। और जब भी कंपाउंड बनता है तो फिक्स प्रोपोर्शन में बनता है। लेकिन जब हम एडिशनल कंपाउंड की बात करते हैं तो एडिशनल कंपाउंड में क्या है कि जो दो स्टेबल कंपाउंड्स हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, जब वो कंबाइन हो रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम एडिशनल कंपाउंड। तो जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर K2SO4 एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, Al2SO4 थ्राइस ये एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड है। कंबाइन करें और इन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया जिसको हम बोलते हैं पोटास एलम। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला लिखा है ये पोटास एलम का, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, तो ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। तो ये बन गया हमारा एक एडिशन कंपाउंड। इसी तरह से अगर यहाँ देखें, निकल क्लोराइड है और एमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ कंबाइन हुए और इन्होंने एक नया कंपाउंड बना दिया ये। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? जब हम इस दोनों कंपाउंड्स को अलग अलग बीकर में लिया और इसको भी मैंने डिसॉल्व कर दिया और इसको भी पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये वाला जो कंपाउंड है अपनी आइडेंटिटी को टोटली लूज कर देता है, डिसोसिएट हो जाता है कंप्लीटली अपने आयंस में। तो जैसे ये K2SO4 है, इसके आयंस डिसोसिएट हो गए, इसमें K पॉजिटिव अलग हो गया, SO4 नेगेटिव अलग हो गया, Al2 ये एल्यूमिनियम का आयन अलग बन गया और इसकी जो अपनी आइडेंटिटी थी फिटकरी वाली वो कंप्लीटली खत्म हो गई, डिसोसिएट हो गया ये आयंस में। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट। और इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कंपाउंड लिखा है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है। और कॉम्प्लेक्स आयन ने क्लोरीन के साथ मिलकर के एक कंपाउंड बनाया जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जब इसको डिसोसिएट किया तो इसके ऊपर आ गया ये पॉजिटिव आयन, ये अलग बन गया और ये नेगेटिव आयन क्लोरीन का अलग बन गया। तो ये नेगेटिव आयन मतलब एनाइन और पॉजिटिव आयन मतलब कैटायन। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि
कभी एनाइन को कैटाइन बोल रहे हैं, कभी पॉजिटिव को एनाइन बोल रहे हैं। तो इसको सिंपल सा याद रखने के लिए एक ये ट्रिक रख लेना कि एनाइन में 2 एन है, ANION, तो 2 एन है तो नेगेटिव, और कैटाइन 1 एन है तो पॉजिटिव। जिसमें एन कम है उसका नाम कैटाइन है, पॉजिटिव है वो, और जिसमें एन ज्यादा है वो एनाइन है, नेगेटिव चार्ज का नाम है। तो ये कैटाइन है यहाँ पर और ये एनाइन है। इस तरह से एक अगला एग्जांपल देखें हम, तो CN साइनाइड का केमिकल फॉर्मूला है ये। केमिकल्स जो ये आयरन के साथ मिला, आयरन और पोटासियम साइनाइड के साथ ये मिल करके, आयरन साइनाइड पोटासियम साइनाइड मिल करके एक नया कंपाउंड बना दिया जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और जब इसको भी पानी में डिसोसिएट करेंगे तो ये भी क्या होगा, इसमें पोटासियम का ये पॉजिटिव आयन है कैटाइन, और ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये नेगेटिव है एनाइन। तो ये जो पानी में डिसोसिएट होगा तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डबल साल्ट के केस में जब हम इनको डिसोसिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पोटास एल्यूम का ही एग्जांपल नहीं, ऐसे कई डबल साल्ट है जिनको हम डबल साल्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इनके जो ये बॉन्ड बन रहे हैं वो वीक बॉन्ड है, और जब इनको पानी में डिसोल्व करते हैं तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी तरह से अगला जैसे मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट का एग्जांपल है, कार्नेलाइट का एग्जांपल है। ये सारे क्या है, जब इनको डिसोल्व करेंगे, जैसे ये कार्नेलाइट का एग्जांपल है, तो ये पोटाशियम और क्लोरीन के आयंस अलग हो जाएंगे, मैग्नीशियम के आयंस अलग हो जाएंगे, अपनी आइडेंटिटी टोटली लूज कर देगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो अलग बन जाएगा, डिसोसिएट होगा ये, लेकिन कंपाउंड डिसोसिएट होगा, कॉम्प्लेक्स आयन डिसोसिएट नहीं होगा। जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना ये FeCN6, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक अलग आयन बनेगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बिहेव कर रहा है, वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं कर रहा है। अब इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं या इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है कैसे फॉर्म हो रहा है, ये एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा एक सेंट्रल मेटल एटम होगा जो लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अब लिगेंड किसको बोल रहे हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो लिगेंड है। हमेशा सेंट्रल मेटल एटम में लोन पेयर लेने के लिए वैकेंसी रहेगी, और जो इसके सराउंडिंग में लिगेंड्स होंगे उनके पास हमेशा लोन पेयर्स होंगे। तो जिनके पास लोन पेयर्स हैं डोनेट करने के लिए वो लिगेंड है, और जो मेटल एटम लोन पेयर को रिसीव कर रहा है वो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो आपने लुईस एसिड लुईस बेस में देखा था कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको लुईस क्या बोलते हैं, बेस या एसिड। जो डोनेट करता है वो होता है लुईस बेस। तो जितने भी लिगेंड है वो लुईस बेस है, और जो सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या बिहेव कर रहा है, लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अच्छा, जितने भी लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कनेक्टेड होंगे, जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये कैटाइन है या एनाइन है किसके पता कैसे चलेगा, इसका पता चलेगा हमें सेंट्रल मेटल एटम के साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पता करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे। और क्योंकि ये पूरा जो कंपाउंड है अपने आप में एक न्यूट्रल बिहेव कर रहा है, न्यूट्रल कंपाउंड है ये मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड का न्यूट्रल है ना, बेसिकली क्या न्यूट्रल है ये। तो जब हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालेंगे तो जितना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हम निकालेंगे तो ये एक दूसरे को न्यूट्रल करने के लिए जितनी वैलेंसी चाहिए होगी, इसको जितना चार्ज चाहिए होगा न्यूट्रल करने के लिए, वो इसका यहाँ पर चार्ज आ जाएगा, इस आयन का चार्ज हमें पता चल जाएगा। जैसे करके देखते हैं, जैसे यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो X है, और NH3 हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। तो X प्लस, ये प्लस बने हुए किया ना, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, टोटल जो इसका चार्ज बना X प्लस यहाँ 0 बना, और क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो -1, और कितने हैं ये क्लोरीन के 2, और ओवरऑल क्या है ये न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0। तो यहाँ X क्या आया हमारे पास, +2। तो यहाँ +2 है निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये है हमारा न्यूट्रल। ये क्लोरीन के है
दो एटम जो कि नेगेटिव चार्ज शो करेंगे यहाँ पर, तो यह इस -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितने प्लस चाहिए हमें? 2 प्लस के चाहिए ना। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि इसकी जो स्टेट है वो +2 चार्ज है और यहाँ पर जो है वो -2 चार्ज, तब ये हमारा ओवरऑल क्या रहा, न्यूट्रल रहा। तो इस तरह से हमें किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उसके कैटाइन और एनाइन का पता चलेगा। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए। अभी और इसकी आगे हम नोमेनक्लेचर स्टडी करेंगे कि इनकी नेमिंग का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे ये फॉर्म होते हैं, वो हम आगे डिस्कशन में कंटिन्यू इसको करेंगे। अभी यहाँ ये देख लो, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा कंपाउंड वो पहले लिखा, और जो दूसरा इसका एनाइन था वो बाद में लिखा, और यहाँ ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थी वो बाद में लिखी और इसका ये कैटाइन पहले लिखा। तो ये इसका एक रूल है कि जब भी हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिखना है तो कैटाइन पहले लिखेंगे और एनाइन बाद में लिखेंगे। सिंपल सी बात है, कैटाइन पहले लिखना है, एनाइन बाद में लिखना है। तो यहाँ ये कैटाइन जो कॉम्प्लेक्स आयन है आपका, ये कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, तो इसको पहले लिखा। यहाँ पोटासियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको पहले लिखेंगे, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहे हैं और इनको हमने लिखना कैसे है। ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू रहेगी। अभी थोड़ा सा ये देख लो कि यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपसे। तो अभी तक क्या क्या डिस्कस किया हमने कि बट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मतलब डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी कि दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड जब कंबाइन होते हैं और उसमें जो नॉर्मल वैलेंसी है सेंट्रल मेटल एटम की वो उसके अकॉर्डिंग कंबाइन नहीं होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनकी जो नॉर्मल वैलेंसी है निकल की, उसके हिसाब से ये बॉन्ड नहीं बने हैं। तो ये एक विशेषता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कि जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड इस तरह से फॉर्म हो रहे हैं कि बिना सेंट्रल मेटल एटम की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए वो एक लिगेंड उसके साथ सराउंड हो रहे हैं, और लिगेंड एक है या एक से ज़्यादा लिगेंड है, उसके हिसाब से फिर हम आगे इसको आगे क्लासीफाई करते हैं कि अगर एक ही तरह का लिगेंड है तो उसको क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना, वो आगे हम सीखेंगे। तो अभी फिलहाल यहाँ तक हमने क्या क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन होगी, उसके बाद एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं वो क्लियर हो गया, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिफरेंस आपने करना है। उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दिए होंगे और आपने उनको पहचानना है कि इसमें से कौन सा डबल साल्ट है और कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए, तो उसके बेस पर आप ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दो जो है वो डबल साल्ट है, ये आपका मोहर साल्ट है और ये आपका पोटास एल्लम है, और ये दो जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो फिलहाल इतना आप रिवाइज करिए, इसके आगे का फिर कंटिन्यू करते हैं।